सांसद है। समोसा 400 रुपया का बिकता था, पानी 200 रुपया का बिकता था एयरपोर्ट पे, उस इंसान ने पानी 20, चाय 10 रुपया कराया, समोसा 20 रुपया कराया, एयरपोर्ट पे 400 रुपया से आ गया है। समझ में आ गया? राघव चड्ढा एक सांसद है 545 में से, तो कम से कम एक इंसान तो आया, नहीं हो गया। आज हम लोग यूपीएससी का फीस औकात पे ला दिए कि नहीं ला दिए? एक बार और आपको लड़ाई लड़ना अपने छोटे भाई बहनों के लिए। ये जो कोटा में 2-2 लाख रुपए लेकर और 100 करोड़ खर्चा करके क्वेश्चन लीक कराया जा रहा है, इस पर ध्यान दिया जाए। एक सांसद जब एयरपोर्ट से लड़कर 200 रुपया का चाय को 10 रुपया में लेके आया, समोसा को 20 रुपया में लेके आया, आज समोसा जो बाहर मिलता है वहीं वहां मिलता है, तो ऐसे कैसे नहीं होगा? है कि नहीं? यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर आज 35 रुपये में एक्सरे हो रहा है कि नहीं? 25 में ईसीजी हो रहा है कि नहीं? हो रहा है यार, सब हो जाएगा यहाँ पे। ऐसा नहीं है, नहीं होगा। और इत्तेफाक से समझो ध्यान से, अंग्रेजों को भगाने के लिए भी जो क्रांति हुई थी ना, इसी बिहार के चंपारण से हुई थी। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया था। शिक्षा माफियों को लड़ने की भी क्रांति इसी बिहार से हुई थी, मेडिकल माफियों को भी लड़ने की क्रांति इसी बिहार से होगी और हो चुकी है। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। हम लोग को खाए पिए को नहीं है, लेकिन हम इतना तो कह सकते हैं कि हम इतने गद्दार नहीं जो 100 करोड़ में पेपर खरीदते हैं। दोस्तों नमस्कार, नेक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि होली का खुमार आपके दिमाग से उतर गया होगा। सबने सकुशल होली खेली होगी और उत्सव और रंगों से सराबोर होली का आपने भरपूर तरीके से आनंद उठाया होगा। आज के वीडियो में मैं राजनीति के बारे में बात करने जा रहा हूं। वैसे तो जनरल लोग राजनीति को कुछ अलग तरीके से देखती है। जो राजनीति के रंग में रंग चुका है उसको लोग ये समझते हैं कि बहुत घाघ होगा, चालाक होगा और स्वार्थी व्यक्ति होगा। ऐसा अमूमन कई जगह कई उदाहरणों के रूप में देखे भी जाते हैं आपको तो। लेकिन 100% कोई चीज़ सही नहीं होती है और 100% कोई चीज़ गलत नहीं होती है। ये बात मैं कुछ आपको इस तरीके से समझाना चाहता हूँ कि भारतीय संसद में सभी लोग गलत नहीं हैं और सभी लोग अच्छे नहीं हो सकते। 10% लोग हो सकते हैं कि वो अपनी देश की जो राजनीति को में ऐसे एग्जाम्पल के रूप में सामने आते हैं जिनको देख के ये कहा जाता है कि देश की राजनीति में अभी अच्छे लोग हैं, जिनकी वजह से थोड़ी बहुत जो सरकार के प्रति रवैया है उसमें वो अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखते जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे राज्यसभा के एक ऐसे मेंबर के बारे में जो कि अपने भाषा शैली, अपनी विद्वता, अपने प्रोफेशन, अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल करके उसने अपनी एक खास इमेज बनाई है। संसद के राज्यसभा सदन में जिस तरीके से वो अपनी बात को रखते हैं सबके सामने, इतनी ज़्यादा तार्किकतापूर्ण बातों से लोगों को समझाने में सफल दिखते हैं जिससे कि लोगों को उनकी बात को मानना ही पड़ता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा का, जो कि प्रोफेशनली एक चार्टेड अकाउंटेंट है और पिछली बार आम आदमी पार्टी की तरफ से उनको पंजाब से राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। जब से उन्होंने राज्यसभा में अपनी जो बातें रखी, अपने अनुभव के हिसाब से देश की गरीब जनता के दुख को समझा, उनकी आवश्यकताओं और उनकी समस्याओं को वो यदाकदा जब भी उनको मौका मिलता है वो राज्यसभा में सभापति के जरिए सरकार को पहुंचाने की कोशिश करते हैं और इसमें वो सफल भी होते हैं। सरकार भी उनकी बातों को ध्यान में रखकर कुछ फैसले बदलने पर मजबूर हो जाती है। जैसे कि उन्होंने हवाई यात्रा के दौरान होने वाली समस्याओं के बारे में मंत्रालय के सामने आम आदमी की परेशानी और समस्याओं का जिक्र किया और सरकार ने उस मामले में आगे चलकर उस पर एक्शन भी लिए। इस तरीके से ये समझ में आता है कि राघव चड्ढा न केवल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की हैसियत से
संसद सदस्य, राज्यसभा सदस्य बने, बल्कि वो अपनी तेज प्रतिभा और बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन जब वो राज्यसभा में करते हैं तो सरकार को भी उनकी बातों को मानना पड़ता है। ये कई बार देखा गया है। ये बात दूसरी है कि राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा की डिग्री पर वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ वाहियात बयान दिए, जैसे कि इनकी सीए की डिग्री फर्जी है, इनको आता जाता कुछ नहीं है, ये सिर्फ बातें बनाने के। इस बात को लेकर उन्होंने कभी अभद्र टिप्पणी नहीं की। हाँ, ये बात है कि उन्होंने उनके तर्कों के आधार पर उनकी सरकार की कुछ कमियों को उजागर कर दिया है। तो आज के वीडियो में हम देखते हैं कि राघव चड्ढा ने जिन जिन बातों को समस्याओं को सरकार के आगे रखा, सरकार ने उनकी उन बातों पर ध्यान रखते हुए कार्रवाई की और जनता को राहत देने का प्रयास किया। देखिए, इस वीडियो में लगी हुई क्लिप्स को देखकर आप मान जाएंगे कि राघव चड्ढा अपनी योग्यता और प्रतिभा के जरिए सरकार को झुकाने में कितने सफल हैं। सर, दूसरी दिक्कत जो इस बजट में नजर आई वो ये थी कि इनकम टैक्स स्लैब में चेंज नहीं हुआ। सर, हर साल देश का आम आदमी जब वित्त मंत्री जी की बजट की स्पीच सुनता है तो वो इसलिए नहीं सुनता कि पीएलआई की क्या इन्वेस्टमेंट होगी, कौन सा कॉरिडोर बन रहा है। देश का आम आदमी, सैलरीड क्लास, इसलिए बजट की स्पीच सुनता है कि उसके अंदर स्लैब में कोई रिवीजन होगा, क्या हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन की जो हमें डिडक्शन मिलती है वो बढ़ेगी। लेकिन इस बार बजट में देश का आम आदमी और खास तौर पर देश का मिडिल क्लास डिसअपॉइंट हुआ। पहले ही देयर हैज बीन अ स्टैग्नेशन इन द सैलरीज, इन्फ्लेशन 6.8% पे खड़ा है, लेकिन उसके बावजूद हमने इस बार कोई स्लैब में या स्टैंडर्ड डिडक्शन में चेंज नहीं देखा। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इसी बजट में अनाउंसमेंट करें कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 75,000 रुपए है उसे बढ़ाकर सैलरीड क्लास के लिए 1.5 लाख रुपए किया जाए। सर, थर्ड प्रॉब्लम दैट वाज देयर विद द बजट इज दैट देयर वाज नो रिलीफ फॉर द मिडिल क्लास। सर, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन इंडियाज हिस्ट्री द पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन वाज मोर देन द कॉर्पोरेट इनकम टैक्स कलेक्शन। यानी कि इंडिविजुअल्स ने जो इनकम टैक्स भरा वो लगभग 11 लाख करोड़ के आसपास भरा, और कंपनियों ने, कॉर्पोरेट ने जो इनकम टैक्स भरा वो लगभग 9.8 लाख करोड़। यानी कि मैक्सिमम टैक्स आपको इंडिविजुअल्स के इनकम टैक्स से मिल रहा है, आप मिडिल क्लास वो टैक्स भर रहा है। आज वो दौर आ गया है कि हम मिडिल क्लास को अपलिफ्ट करें, मिडिल क्लास को पैम्पर करें, नहीं तो मिडिल क्लास एक सैंडविच की तरह रिच क्लास और पुअर क्लास में दबता। ये वर्ष में मिडिल क्लास ने देखा कि उसके एजुकेशन के खर्चे में 8% की बढ़ोतरी हुई, हेल्थ केयर 9% से महंगा हुआ, रेंट 7% से, फूड 6% से, ट्रांसपोर्ट 5% से। मेरा रिक्वेस्ट यह है माननीय फाइनेंस मिनिस्टर से कि वो इनकम टैक्स में रियायत देकर या तो मिडिल क्लास को कोई रिलीफ दें, और अगर इनकम टैक्स में रियायत नहीं दे सकती हैं तो उसकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स पे उसको बेनिफिट दें, उसे इंसेंटिव्स दें कि वो ज्यादा बचत करे, ज्यादा वेल्थ क्रिएशन करे। सर, आज एयरपोर्ट्स पर खाना इतना महंगा है, एक साधारण सी पानी की बोतल जो 20 रुपए की बाजार में मिलती है वो एयरपोर्ट के भीतर जाकर फूड आउटलेट पे 100 रुपए की मिलती है। आज यात्री जो इंतजार कर रहे हैं अपनी फ्लाइट का, वो पानी पीकर पेट भर रहा है कि कहीं 250 रुपए की चाय और 350 रुपए का समोसा ना खरीदना पड़ जाए। बताइए सर, एक आम आदमी एयरपोर्ट पर अपने जहाज का इंतजार करते हुए क्या एक चाय नहीं पी सकता? क्या इस पर कोई रेगुलेशन नहीं होना चाहिए? क्या कोई अफोर्डेबल कैंटीन का मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए? 1 केजी अगर एक्सेस बैगेज हो जाए तो फ्लाइट आपसे हजारों रुपए का किराया वसूलती है, लेकिन कई घंटों के डिले के लिए क्या फ्लाइट हमें कॉम्पनसेट करती है? सर, हमें इस देश में एयर यात्रा को लग्जरी ट्रैवल नहीं बताना सर, आम ट्रैवल बनाना है, जैसे कि ट्रेन का है। अगर ट्रैवल की रफ्तार बढ़ेगी तभी इस देश की रफ्तार बढ़ेगी। सर, आज मैं एक ऐसा मुद्दा उठाना चाहता हूं जो लोगों की सेहत से जुड़ा हुआ है, खाने में खतरनाक मिलावट का मुद्दा, फूड अडल्ट्रेशन का। सर, बाजार में प्योरिटी का लेबल लगाकर, फर्जी लेबल लगाकर खुलेआम जहर बेचा जा रहा है। दूध, मसाले, एडिबल ऑयल्स, पैकेज फूड, बेवरेजेस, सब में अनसेफ एडिटिव्स, हार्मफुल केमिकल, हाई सैचुरेटेड फैट, शुगर और सॉल्ट डालकर मिसलीडिंग न्यूट्रिशनल क्लेम्स के साथ कि ये सेहत के लिए अच्छे हैं, एनर्जी बूस्टिंग है, बेचा जा रहा है। सर, हालात ये हैं कि आप दूध खरीदिए तो उसमें यूरिया मिलता है, सब्जियां खरीदे उसमें ऑक्सीटोसिन है, पनीर के अंदर स्टार्च और कॉस्टिक सोडा है,
आइसक्रीम में डिटर्जेंट पाउडर मिलता है, फ्रूट जूस में सिंथेटिक फ्लेवर और आर्टिफिशियल कलर, एडिबल ऑयल में मशीन ऑयल, गरम मसालों में ईंट का पाउडर और लकड़ी का चूरा, चाय में सिंथेटिक कलर, चिकन और पोल्ट्री आइटम में एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, शहद में शुगर सिरप और येलो डाई, यहां तक कि देसी घी में जो मिठाई बननी चाहिए वो भी वेजिटेबल ऑयल और वनस्पति से बनती है। सर आप सोचिए कि जब एक माँ अपने बच्चे को दूध का ग्लास देती है सोचकर कि इसमें कैल्शियम है, प्रोटीन है, मेरा बच्चा तंदुरुस्त बनेगा, उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि वे एक यूरिया और डिटर्जेंट का डेंजरस मिक्स अपने बच्चे को पिला रही है। सर एक रिसर्च बताती है कि मिल्क के सैंपल्स में 71% सैंपल्स में यूरिया और 64% सैंपल्स में न्यूट्रलाइजर जैसे सोडियम बायोकार्बोनेट पाए गए। सर इतना तो देश में मिल्क का प्रोडक्शन नहीं है जितना इस देश में दूध बेचा जा रहा है। सर दवाइयों पे आ जाए, वेजिटेबल्स पे आइए सर, सब्जियों जिनको हम सेहत का भंडार समझकर खरीदते हैं उसे ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाकर फ्रेश, हरा भरा और उसकी ग्रोथ को एक्सेलरेट कर कर बेचा जाता है। ऑक्सीटोसिन सर वो हार्मफुल केमिकल है जिससे डिजीनेस, हेडेक, हार्ट फेलियर, इनफर्टिलिटी और कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। सर वर्ष 2014-15 से लेकर 25-26 के बीच में जितने भी सैंपल्स की जांच हुई उसमें 25% सैंपल्स में मिलावट पाई गई, यानी कि हर 4 सैंपल्स में 1 में मिलावट पाई गई। न जाने कितने बीमार हुए, कितने अस्पताल में गए और कितनों की जानें चली गई। सर फूड अडल्ट्रेशन इज अ रेजिंग हेल्थ क्राइसिस और खास तौर पे ये बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं, प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए खास तौर पे एक खतरे की घंटी है। वादा था कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज की सैर कराई जाएगी। आलम यह है सर कि बाटा कंपनी का जूता पहनने वाला भी आज हवाई जहाज की टिकट नहीं खरीद पा रहा है। इकोनॉमी क्लास इज नो मोर इकोनॉमिकल सर। मैं आज इस सदन में बहस पे आने से पहले अपने फोन पर फ्लाइट के रेट चेक कर रहा था सर। अगर कल मुझे दिल्ली से बंबई जाना हो तो टिकट 14,000 रुपए की है, वन वे की सबसे सस्ती टिकट। दिल्ली से पटना जाना हो तो 12,000 रुपए की टिकट, दिल्ली से बैंगलोर जाना हो तो 16,000 रुपए की टिकट। और सर वो छोड़िए, संडे के दिन यानी कि परसों मैं अपने क्षेत्र पंजाब से दिल्ली आया, मोहाली एयरपोर्ट से, चंडीगढ़ एयरपोर्ट से मैंने फ्लाइट ली और दिल्ली पहुंचा। उस फ्लाइट की टिकट 14,500 रुपए की थी। हम सांसदों को तो फ्लाइट की रिइंबर्समेंट मिल जाती है सर, आप उस आम नागरिक का सोचिए जो इस स्काई रॉकेटिंग एयर प्राइसेस से जूझ रहा है। और एक और दिलचस्प चीज है, एक ही सेक्टर की, एक ही दिन की सेम एयरलाइन जो अलग अलग समय पर उड़ती है उसके भी रेट अलग है। आपको सुबह 10 बजे दिल्ली से बंबई जाना, उस एयरलाइन से उस तारीख पे आपको एक रेट मिलता है। 2 बजे की दोपहर की टिकट लेते हैं उसी एयरलाइन पे, उसी दिन पे वो उससे दोगुनी हो जाती है। न जाने क्या लॉजिक है सर। हमें इस देश में एयर यात्रा को लग्जरी ट्रैवल नहीं बताना सर, आम ट्रैवल बनाना है जैसे कि ट्रेन का है। और सबसे बड़ी बात सर, इस देश में जहाज में उड़ना और जहाज में उड़ के अपनी मंजिल तक पहुंचना आज भी इस देश की बहुत बड़ी आबादी के लिए एक सपना है। अगर ट्रैवल की रफ्तार बढ़ेगी तभी इस देश की रफ्तार बढ़ेगी। सर दूसरा दर्द जो इस देश का आम आदमी रोज उससे जूझ रहा है वो है ओवर क्राउडेड एयरपोर्ट्स। सर आज हमारे देश के एयरपोर्ट्स बस अड्डे जैसे बन गए हैं। बस अड्डों से बदतर हालत, बदतर व्यवस्था देश के एयरपोर्ट्स पर है सर। सर टर्मिनल 1 चले जाइए दिल्ली के, टर्मिनल 2 चले जाइए दिल्ली के, आप हालात देखिए। सिक्योरिटी लाइन से लेकर चेक इन लाइन तक लोग लाइनों में खड़े हैं और लाइनों में खड़े हैं और उसके बाद उनकी फ्लाइट भी इस चक्कर में मिस हो जाती है। एक मुसाफिर सही समय पर फ्लाइट नहीं पकड़ पा रहा क्योंकि वो बेचारा चेक इन और सिक्योरिटी लाइन में ही फंसा रहता है। इतने ओवर क्राउडेड एयरपोर्ट्स आज हमारे देश के बन चुके हैं। सर आज यात्री का तीसरा दर, सर बोले अपनी फ्लाइट का, वो पानी पीकर पेट भर रहा है कि कहीं 250 रुपए की चाय और 350 रुपए का समोसा ना खरीदना पड़ जाए। बताइए सर, एक आम आदमी एयरपोर्ट पर अपने जहाज का इंतजार करते हुए क्या एक चाय नहीं पी सकता? क्या इस पर कोई रेगुलेशन नहीं होना चाहिए? क्या कोई अफोर्डेबल कैंटीन का मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए? चौथा दर्द जो आज इस देश के आम यात्री को सर सहन करना पड़ रहा है वो है पुअर कनेक्टिविटी। कि मालदीव्स मत जाओ, लक्षद्वीप जाओ छुट्टी मनाने। मैं आपको आज का रेट बता रहा हूं सर, अगर आज मुझे दिल्ली से मालदीव जाना हो तो 17,000 रुपए की फ्लाइट है, लेकिन दिल्ली से लक्षद्वीप जाना हो तो 25,000 रुपए की फ्लाइट है सर। तो बताइए हम मालदीव जाएं कि लक्षद्वीप जाएं? सर चौथा दर्द जो आज पांचवा दर्द जो आज एक आम यात्री को महसूस करना पड़ रहा है वो है सर फ्लाइट कैंसिलेशन एंड डिलेज। सर एक आम नागरिक अपनी मंजिल पे, अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, जल्द पहुंचने के लिए कभी कभार ट्रेन यात्रा या बस या गाड़ी की यात्रा नहीं करता, वो महंगी टिकट खरीदता है। महंगी टिकट खरीद के अपनी मंजिल पे समय पे पहुंचना चाहता है।
और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आर्थिक तौर पे सक्षम नहीं हैं, लेकिन आपातकालीन परिस्थितियों में, इमरजेंसी सिचुएशन में वो भी महंगी जहाज की टिकट खरीदकर जहाज की यात्रा करना चाहते हैं, अपनी मंजिल पे पहुंचना चाहते हैं। लेकिन क्या वो अपनी मंजिल पे समय पर पहुंच जा रहे हैं? निर्धारित समय से 3 से 4 घंटे लेट आज जहाज चलते हैं, और खास तौर पे छोटे शहरों के जो एयरपोर्ट्स हैं वहां पर तो मैक्सिमम डिलेज देखे गए हैं सर 1 केजी अगर एक्सेस बैगेज हो जाए तो फ्लाइट आपसे हजारों रुपए का किराया वसूलती है, लेकिन कई घंटों के डिले के लिए क्या फ्लाइट हमें कॉम्पनसेट करती है? मैं आज माननीय मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाए कि हर घंटे के फ्लाइट के डिले के लिए एयरलाइन आम यात्री को कॉम्पनसेट करे, उसकी जेब में पैसा डाले। इसी के साथ साथ हर महीने एक चार्ट जारी होना चाहिए कि किस सेक्टर की कौन सी एयरलाइन ने कितने घंटे का डिले, किस सेक्टर की कौन सी एयरलाइन ने कितने घंटे का डिले यात्रियों को दिया। और इसी के जो अभी मेरे साथी भी बात कर रहे थे कि इस देश में 90% एयर ट्रैवल 2 एयरलाइंस के पास है, 90% मार्केट शेयर 2 एयरलाइंस के पास है। यानी कि एक हमने कार्टेल क्रिएट कर दिया, डुओपोली क्रिएट कर दी, यानी कि वो मनचाहे दाम पे मनचाही सर्विसेज देंगे क्योंकि कोई कंपटीशन ही नहीं है। कोई उड़े देश का आम नागरिक, पर कैसे उड़े? ना फ्लाइट के उड़ने के ऑप्शन है, ना अफोर्डेबल टिकट है, ना फ्लाइट सही समय पर चलती है, तो कहां उड़े, कैसे उड़े? और सबसे बड़ी बात सर, जब से ये उड़ान स्कीम आई है, एक धारणा एविएशन सेक्टर में बनी हुई है कि जैसे ये स्कीम लागू हुई 2 एयरलाइन बंद हो गई, जेट एयरवेज और गो एयर, और तीसरी स्पाइस जेट बंद होने की कगार पे खड़ी है। तो अब लोग ये भी कहने लगे हैं कि शायद उड़ान स्कीम एक बहुत बड़ा अपशगुन थी, और इसी के चलते आज हमारा देश का आम नागरिक प्लेन से वापस ट्रेन पे जा रहा है। सर मेरा 7वां दर्द, बैगेज चार्जेस और बैगेज डिलेज। सर अगर आपका 1 केजी बैगेज ओवरवेट हो जाए तो हजारों रुपए एयरलाइन आपसे एक्सेस बैगेज के चार्जेस वसूल लेती है। यहां तक कि कुछ लोग अब अपना सामान एयरपोर्ट पर फेंक के चले जाते हैं बिकॉज उनके सामान में पड़ी वस्तुएं इतनी महंगी नहीं है जितना बैगेज चार्जेस एयरलाइन ले लेती हैं। और बैगेज के डिलेज देखिए सर, लंबा आपको इंतजार बैगेज बेल्ट पे करना पड़ता है कि कब हमारा बैग आएगा। जब स्क्रीन पर देखते हैं तो स्क्रीन पर लिखा आता है बैगेज ऑन बेल्ट, लेकिन बैगेज ऑन बेल्ट नहीं होता। सिर्फ 2-3 बिजनेस क्लास पैसेंजर्स का बैग आता है और न जाने कितने मिनट एक आम नागरिक को इंतजार करना पड़ता है इस एक्सेस डिले के लिए, या इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए कोई प्रोसीजर सरकार को बनाना चाहिए। सर मेरा आठवां दर्द मैं समाप्त कर रहा हूं सर 8वां दर्द, हैवी कार पार्किंग चार्जेस एट एयरपोर्ट। सर आज आप एयरपोर्ट्स पर पार्किंग का ठेका किसी एक कंपनी को दे देते हैं और वो मनचाहे दाम वसूलती है। खास तौर पे छोटे एयरपोर्ट्स पे 200-250 रुपए प्रति घंटे की कार पार्किंग चार्जेस देनी पड़ते हैं। आज आप दिल्ली के एयरपोर्ट चले जाइए, 220 रुपए प्रति घंटा गाड़ी का चार्ज लगता है, और अगर आपने कोई कैब टैक्सी बुक कर ली तो उसका भी मोटा बिल आता है, क्योंकि वो टैक्सी वाला भी एक्सपेंसिव कार पार्किंग चार्जेस, एयरपोर्ट चार्जेस अपने बिल में जोड़कर आपको देता है। सर ये था 10 फ्लाइट में चढ़ने से लेकर फ्लाइट में उतरने का।